हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसी कल्चर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मत्स्य पालन। मत्स्य पालन क्या होता है, कितनी विधियों से होता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है इकोनॉमिक जोलॉजी फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जोलॉजी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मत्स्य पालन। आज मैं पीडीएफ फाइल पर पढ़ाने वाला हूँ आपको, क्योंकि सारी की सारी थ्योरी है, बोर्ड पर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। चलिए शुरू कर देते हैं। फिर आज शुरू कर देते हैं आज मत्स्य पालन, जिसको आप बोलते हो पीसी कल्चर या बोलते हो आप फिश कल्चर। ठीक है, आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है ना, उसी तरह यूनिट 7 से ये टॉपिक हर साल रखा हुआ मिलता है। अगर इस टॉपिक से ये नहीं आया ना तो कुछ नहीं आने वाला है। सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक मत्स्य पालन ही होता है। तो मत्स्य पालन का नाम आपने सुना है, और ये भी पता है आपको कि यार मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन होगा, वो भी कृत्रिम रूप से। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाओ, आप बना बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको हेडिंग याद होने चाहिए। अगर आपको हेडिंग याद है ना तो समझ लो ये टॉपिक क्या होगा, अपने आप हो जाएगा। अपने आप अपने मन से बना बना के भी लिख दोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मत्स्य पालन की परिभाषा दो। परिभाषा क्या है? मछली पालन जो कृत्रिम रूप से किया जाता है, यानी कि हमारे द्वारा किया जाता है, वो क्या होता है तुम्हारे पास? पीसी कल्चर, या जिसको आप बोलते हो फिश कल्चर, या हिंदी में कहते हैं उसको मत्स्य पालन कहलाता है। देखो मैंने परिभाषा भी यही लिखी है, मछली पालन जो कृत्रिम रूप से किया जाता है मत्स्य पालन कहलाता है। इसे फिश कल्चर या पीसी कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद हो गई? हो गई सर, परिभाषा याद हो गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ें तो बढ़ ले रहे हैं आगे बढ़ने में क्या। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि ध्यान देना लाइन पर। इसमें एक तो होता है ब्रीडिंग, यहाँ पे रिप्रोडक्शन को ना हम ब्रीडिंग बोलेंगे। तो एक तो रिप्रोडक्शन, रेयरिंग और ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि प्रजनन, पालन पोषण, स्थानांतरण की प्रक्रियाएं आती हैं। और सबकी सब प्रक्रियाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। अब मत्स्य पालन पर भारत में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। रीज़न, क्योंकि यार मछली जो होती है ना, आपने कभी सुना होगा, मछली हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। मछली का जो मांस होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मछली में प्रोटीन की मात्रा भर भर के पाई जाती है, और इसी प्रोटीन की मात्रा को पूरी करने के लिए क्या करते हैं? भोजन के रूप में मछली का सेवन किया जाता है। ठीक है, और इसी वजह से भारतवर्ष में ये ज़्यादा जो है बिक भी रही है आजकल। देखो मैंने यही लिखा है, कोई फालतू की डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने। देखो मछली के मांस में प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है? अधिक पाई जाती है। इसीलिए प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए मछली का मांस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारण भारत सरकार मछली पालन पर विशेष ध्यान दे रही है। तो यार इंट्रोडक्शन में कुछ तो लिखा होगा, आप समझ गए। हम मछली के मांस में सर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ठीक है मछली जो होती है, मछली का मांस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारतवर्ष में इसकी खेती, मतलब भारतवर्ष में ठीक है इसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है ना। लिख दोगे बना बना के पक्का? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते रहना, सिंपल सी बात है। अब पर्पस यार देखो क्या फायदा, देखो क्या होता, अपने आसपास कोई ना कोई गांव ऐसा होगा जहां भी आप लोग रहते हैं, जहां पर एक गड्ढा बनाते होंगे लोग, उस गड्ढे में मछली का पालन जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, रीज़न ये यार देखो, हम लोग क्या करना पसंद करेंगे? जिसमें हमें लागत कमाए और फ़ायदा ज़्यादा हो, लागत कमाए फ़ायदा ज़्यादा हो। वैसी ही खेती एक ये भी होती है, मछली उत्पादन की भी एक खेती होती है। ठीक है, बहुत टाइम पहले हमारे फादर के पास तालाब रहा करता था, बहुत टाइम पहले। ठीक है, अभी बताऊंगा हिस्ट्री पूरी। चलिए आगे देखते हैं। तो मछली के मांस में प्रोटीन, चलो ये तो हो गया। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसी कल्चर, सबसे पहले बेटा सबसे पहला पॉइंट खाद्य आपूर्ति, यानी कि खाने की कमी को पूरा करता है। दूसरा पॉइंट यानी कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, और व्यापार जो देश विदेश होते हैं ना, यानी कि एक्वेरियम व्यापार के लिए मछलियां तैयार करता है। ठीक है, ये इसका पर्पस होता है। मैंने तीनों पॉइंट लिख रखे हैं। एक तो खाने की पूर्ति को पूरा करता है, ठीक है, और तुम्हारे पास अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है, और एक्वेरियम व्यापार के लिए ये कैसा होता है? मछलियों को तैयार करता है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट राइट, बस परिभाषा याद करते रहो बढ़िया करके। देखो अब पालने योग्य अलवणीय मत्स्य के प्रकार, अलवणीय मत्स्य के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ, ठीक है, कल्चरेबल फ्रेश वाटर फिशेज। ठीक है, यानी कि पालने योग्य अलवणीय मत्स्य के प्रकार 3 प्रकार की होती हैं, एक देसी होती हैं, एक विदेशी होती हैं, एक अनुकूलित होती हैं। ठीक है, अब जो देसी होती है ना, जो अपने भारतवर्ष की मछलियाँ होती हैं, उनको बोला जाता है मेजर कार्प्स। ठीक है,
और मेजर कार्ब्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, रीज़न 3 रीज़न होते हैं इसके, और भी 3 4 5 रीज़न दे सकते हो। एक तो इनका आयात निर्यात आसानी से होता है, इसमें पोषक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनकी वृद्धि तेज़ी से होती है। हमारा मेन मकसद क्या है भाई, लागत कम फ़ायदा ज़्यादा। ठीक है, व्यापार अगर करना है तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है, लागत कम व्यापार ज़्यादा, चाहे वह मछली का हो या किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, तो देखो देसी अलवड़ीय मत्स्य इन्हें मेजर कार्प से कहता है, अपने भारत के अंदर पाई जाती हैं। दूसरी होती हैं ये पर्यानुकूलित यानी कि मत्स्य, ऐसी मछलियाँ जो मूल रूप से खारे पानी में रहती हैं। अब ये खारे पानी क्या होता है जल्दी बताओ, यानी कि खारे पानी में रहती हैं लेकिन इनको मीठे पानी में पाला जाता है। खारे पानी में रहती हैं लेकिन इनको मीठे पानी में पाया जाता है, तो इनसे भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। खारा पानी जिसमें नमक की मात्रा हो लेकिन समुद्री जल से कम हो, वो खारा पानी होता है। ठीक है, खारे पानी में रहती हैं लेकिन इनको मीठे पानी में क्या होता है, पाला जाता है। जैसे दे दिया देखो चैनेस, मुलेट्स आदि। ठीक है, अच्छा एक होती है विदेशी मत्स्य, ये ऐसी किस्म है जो विदेशों से मत्स्य पालन के उद्देश्य से आयात की गई है। ठीक है, इन्हें माइनर फिशेस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि माइनर कार्प्स कहते हैं इनको, एक मेजर कार्प्स और एक माइनर कार्प्स। लेकिन औद्योगिक रूप से देखो, औद्योगिक दृष्टि से मेजर कार्प उत्तम मानी जाती है। तो मछली कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी, पहली देसी, फिर विदेशी और एक पर्यानुकूलित। ठीक है, पर्यानुकूलित खारे पानी में रहती है लेकिन उसको ताज़े पानी में पाला जाता है। विदेशी जो होती है वो मतलब ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात के लिए एक अच्छी किस्म होती है, लेकिन इसका हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं। तो देखो औद्योगिक दृष्टि से मेजर कार्प्स उत्तम मानी जाती है, जो देसी वाली होती है। इनकी वृद्धि, दो 3 पॉइंट मैंने बताए थे कि इनकी वृद्धि क्या होती है, की गति तेज़ होती है, यानी कि इनकी वृद्धि की गति तेज़ होती है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है और इनका मांस जो होता है वो अधिक पोषक होता है। फटाफट तेज़ी से फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अच्छा, मेथड ऑफ फिश कल्चर, जिसने ये 5 प्रोसेस पढ़ ली ना, पहली जो है ब्रीडिंग पॉन्ड्स, दूसरी हैचिंग पिट, तीसरी जो होती है तुम्हारे पास नर्सरी, चौथी जो होती है तुम्हारे पास रेयरिंग एंड 5वीं जो होती है वो स्टॉकिंग पॉन्ड्स। ये 5 प्रोसेस जिसने पढ़नी वो बड़ी आसानी से बना के लिख लेगा। पहले ये हेडिंग याद कर लो। देखो ये एक लंबी प्रक्रिया जो भिन्न भिन्न पॉन्ड्स में होती है। देखो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए भिन्न भिन्न पॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग तालाबों में होती है। अब वो तालाब कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। देखो पहला होता है ब्रीडिंग, इसको बोलते हैं प्रजनन तालाब। दूसरा होता है हैचिंग, यानी कि जहाँ पर अंडों से युवा शिशु निकलेगा। ठीक है, ऐसा मान लो। तीसरा होता है नर्सरी पॉन्ड, जहाँ पर 10 से 15 सेंटीमीटर नर्सरी पॉन्ड, मतलब नर्सरी पॉन्ड में जो मछली होती है ना वो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। उसमें खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं ना बेटे, तभी तो बढ़ेगी। और जो रेयरिंग पॉन्ड होता है, पालन पोषण वाला टैंक, इसमें मछली लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। और उसके बाद जो है इसको स्टॉकिंग तालाब में डाल दिया जाता है और कुछ समय बाद जाल के द्वारा पकड़कर बाजार के लिए बेच दिया जाता है। और जो छोटी मछली होती है उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है ना ब्रीडिंग, जो ये तुम्हारे पास है ब्रीडिंग पॉन्ड, बस यही अनिवार्य है, बाकी सब आप बना के लिख दोगे। नर्सरी पॉन्ड ये बना के नहीं लिख सकते आप। रियरिंग पॉन्ड, पालन पोषण वाला पॉन्ड, ये बना के नहीं ले सकते आप। बस थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ हेडिंग याद कर लो। पहला ब्रीडिंग पॉन्ड, हैचिंग पिट, तीसरा जो है तुम्हारे पास नर्सरी पॉन्ड, चौथा जो है तुम्हारे पास रेयरिंग पॉन्ड और 5वां जो है स्टॉकिंग पॉन्ड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सब पॉन्ड पहले याद कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो बढ़िया करके। ले लिए? पक्का कर लूँ विश्वास? ठीक है सर, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो मैंने लिया है ना, देखो ये हैगा हमारा प्रजनन तालाब, ब्रीडिंग पॉन्ड। ठीक है, अब यार जो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे चाहिए हमें फर्टिलाइज्ड एग्स, यानी कि निषेचित अंडे चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन तालाब में क्या बनते हैं बेटा? फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि एग्स, फर्टिलाइज्ड। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग्स बनते हैं ये। ओहो, अरे लिख जा भाई, ये एग्स बनते हैं, ध्यान देना बेटा, फर्टिलाइज्ड एग्स समझ लो। पहले याद कर लो, दिमाग में फंसा लो कि यार प्रजनन तालाब में यानी कि ब्रीडिंग पॉन्ड्स में, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग्स बनते हैं। पहला स्टेप होता है ये। ठीक है, देखो मैंने ये लिखवाया भी है यहाँ पर, सेम लिखा। ये देखो, यह फिश कल्चर का प्रथम पद है, फिश कल्चर का प्रथम पद है। ठीक है, इसकी विशेष प्रकार की ब्रीडिंग पॉन्ड बनाए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक जल स्रोतों के पास बनाया जाता है, प्राकृतिक जल स्रोतों के पास बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसीलिए विशेष प्रकार के ब्रीडिंग पॉन्ड बनाए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं।
देखो अब जनन दो प्रकार का होता है, ठीक है, यानी कि ब्रीडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नेचुरल, एक होती है सिंथेसिस। प्राकृतिक जनन जो होता है ना, देखो जैसे बंध बोलते हैं इनको BUNDH बंध, ठीक है, यानी कि इन्हें बोलते हैं, इन्हें बंध ब्रीडिंग भी कहते हैं। गलत लिखा हुआ है, ये इमें लिख दिया पर इन्हें होता है, इन्हें बंध ब्रीडिंग भी कहते हैं। ऐसे कुंडों में से जल के निकलने का रास्ता आवश्यक होता है, ठीक है, जिसमें जल अधिक होने पर निकाला जा सके। ऐसे बंध 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, इन्हें बंध ब्रीडिंग भी कहते हैं। और ऐसे जो पोन्स होते हैं उनमें जल के निकलने का रास्ता आवश्यक होता है, जिन्हें जो कि जल जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं बंध। पहला जो होता है ना वो होता है बेड बंध, यानी कि नम बंध। नम का मतलब समझते हो, जो सर्दी और गर्मी दोनों में पानी रहता है, ऐसे पोन जिनमें सर्दी और गर्मी दोनों में पानी रहता है। अब जो ये शुष्क बंध होते हैं, देखो इसमें वर्ष भर जल पाया जाता है तथा इनमें जल के आने जाने का अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है, वर्ष भर सर्दियों गर्मियों दोनों में रहते हैं। शुष्क बंध जो होते हैं इनमें केवल बरसात में पानी रहता है, बाकी टाइम ये सूखे रहते हैं, ठीक है, तो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हमें ऐसे बंध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई क्यों ले में। तो ध्यान देना, पहला कौन सा बंध है, प्राकृतिक बंध जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। जो प्राकृतिक जनन है वो 2 प्रकार का, यानी कि नेचुरल बेडिंग 3 प्रकार का हो गया, पहला बेट, फिर ड्राई एंड मोल्ट्रन, ठीक है, ज़्यादातर तो मोल्ट्रन यूज़ हो रहा है आजकल, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी, सबसे पहले नम याद कर लो, जो बरस भर, जिनमें बरस भर पानी रहता है, ठीक है, ये इनमें बरस भर जल पाया जाता है तथा जल के आने जाने के अलग अलग रास्ते होते हैं। और जो ये शुष्क बंध होता है ये इनमें बरसात में केवल पानी पाया जाता है, बाकी किसी भी टाइम पानी नहीं पाया जाता। एक और बचा है आधुनिक बंध, आधुनिक बंध ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें इसे पक्का बंध भी कहते हैं, ठीक है, ये विशेष रूप से बनाया जाता है और पानी के निकलने का रास्ता जो होता है ना वो नीचे से होता है। ये देखो इसके निचले भाग में जल निकलने का रास्ता होता है तथा हर बार अंडे देने के बाद ये जल निकाल दिया जाता है, तो ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो तुमने पढ़ा बेड पॉन्ड यानी कि बेड बंध, जो आपने पढ़ा ये वाला नम बंध, ठीक है, बरस भर जल रहता है। ड्राई बंध में बरसात में जल रहता है। मोल्ड्रन, इसको हम पक्का बंध भी कहते हैं, ठीक है, ये विशेष रूप से पाया जाता है, इसके निचले भाग में पानी के निकलने का रास्ता होता है और प्रत्येक जब अंडे दे देते हैं उसके बाद पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। पहला तो हमारा हो गया प्राकृतिक जनन, ठीक है, अब दूसरा आ गया देखो हमारा सिंथेटिक, यानी कि इसमें लिखा हुआ इंड्यूस ब्रीडिंग, यानी कि उत्प्रेरित जनन। उत्प्रेरित जनन, ध्यान देना, उत्प्रेरित जनन। तो आजकल ब्रीडिंग के नए तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा प्राकृतिक हो गया, नॉर्मल वाला, ठीक है, जिसमें आपने 3 टाइप का पढ़ लिया, एक नम, शुष्क और मोल्ड्रन, ठीक है, यानी कि आधुनिक, है ना, आधुनिक बंध 3 प्रकार का पढ़ लिया। अब ये जो तुम्हारे पास है ना उत्प्रेरित जनन, ये भी 2 प्रकार का होता है, लेकिन अभी बाद में देखेंगे। लेकिन ये एक नया तरीका है जनन का। आजकल ब्रीडिंग के नए तरीके अपनाए जाते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी के फिश सीड को कृत्रिम निषेचन द्वारा तैयार करते हैं। इसी विधि को इंड्यूस ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये यार अपने हाथ से करते हैं, कोई नेचुरल नहीं होता, अपने हाथ से करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, देखो फिश सीड को, ध्यान देना, ये फिश सीड को कृत्रिम निषेचन द्वारा तैयार करते हैं। फिश सीड को कृत्रिम निषेचन द्वारा तैयार करते हैं। फिश सीड मतलब जो बीज होता है, ठीक है, इसको आप बोलते हो युग्मनज, जाइगोट जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ब्रीडिंग के नए तरीके, अबे जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ही तो शिशु बनेगा, पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। जिनकी अच्छी क्वालिटी के फिश सीड को कृत्रिम निषेचन द्वारा तैयार करते हैं, इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ब्रीडिंग कहते हैं। तो मेनली पॉइंट ये है फिश सीड को कृत्रिम निषेचन द्वारा तैयार करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल, ठीक है, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन द्वारा तैयार करते हैं फिश सीड को, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ब्रीडिंग कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो बेटा ध्यान देना है, ये आ गया कृत्रिम निषेचन में जो फीमेल होती हैं वो ओवा और जो मेल होते हैं ना ये मेल वो स्पर्म, ठीक है, यानी कि ये बाहर निकाल लेते हैं। अब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, अब देखो निकालते कैसे हैं मैं बताऊं। जो यानी कि नर से ये, मैं नाम नहीं लूँगा, नर से ये और मादा से ओवा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो मछली को ना उल्टा रख लेना, जो मछली होती है ना उल्टा, तो मछली का जो निचला वाला भाग होता है ना जहाँ पेट टाइप का होता है, वहाँ पर अंडों का एक गुच्छा टाइप का होता है। जब मछली को ऐसे पकड़ कर दबाते हैं ना उसके निचले वाले भाग को, ठीक है, निचले वाले भाग को, अरे यार ये वाला जो भाग होता है ना मछली का, ये ऐसे मछली बनी हुई होती है ये इस टाइप की,
चलो पहले मैं इसको सबको इरेज कर दूँ। ऐसे बना हुई होती है मछली ये वाली, ठीक है। ये पंख हो गया मछली का, ये मुँह आ गया मछली का, है ना। तो ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग, इसको जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको ऐसे उल्टा करके रखना है और ये वाला भाग ऊपर को तौलिया पे, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे अंगूठे की सहायता से दबा देना है, तो उससे जो है ना वो अंडे बाहर निकल जाते हैं। वैसे कि वैसे जो नर होता है वहाँ से ये स्पर्म बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो मैंने यही लाइन लिखी है कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए मादा मछली को हाथ में पकड़कर तौलिया से सुखाते हैं। ऐसा करते समय मछली की वेली ऊपर रखते हैं, वेली मतलब जो पेट होता है। इसके बाद अंगूठे से आगे पीछे, ठीक है, दबाने पर, आगे पीछे दबाने पर एग्स बाहर निकल जाते हैं और इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं ना बेटा। ये अरे यार जब आप मछली देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मछली नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मछली खाते हैं। जो लोग मछली खाते हैं ना, तो जब वो कोई बड़ी मछली लाते हैं तो ध्यान देना उनमें भी क्या होते हैं, एग्स निकलते हैं। जब वो उनको काटा जाता है तो एग्स निकलते हैं, जिसका पता नहीं नाम क्या बोलते हैं उनको यार हम, ठीक है, वो एग्स होते हैं। चलिए तो ऐसी तुम्हारे पास नर से, देखो ऐसी नर मछली से ये निकाला जाता है और ये निषेचन 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। पहला जो होता है देखो, अब उत्प्रेरित प्रजनन जो है ना वो, यानी कि इंड्यूस टाइप्स ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग। तो इंड्यूस ब्रीडिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो तालाब के भीतर और एक तालाब के बाहर, ठीक है। बहुत सी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो तालाब के अंदर, ठीक है, जनन करती हैं, और बहुत सी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो तालाब के बाहर करती हैं। तो देखो तालाब में जनन करने वाली मछलियों में उत्प्रेरण विधि, ठीक है। इस विधि में फिशिस को के अनुसार अलग अलग करते हैं और उनको निम्न किसी भी, ठीक है, स्टिमुलेट द्वारा ब्रीडिंग के लिए प्रेरित करते हैं। पहला, पुराने जल के स्थान पर ताज़ा वर्षा का जल रखने से, यानी कि अगर आप एग्स लेना चाह रहे हो तो 2 प्रकार से ले सकते हो। एक तो आप क्या करना है, एक तो आपको पुराने जल के स्थान पर नया वर्षा का जल रख दो, ठीक है। दूसरा, एग्स के अटैचमेंट के लिए उचित स्थान प्रदान कर दो, ठीक है। ये 2 टाइप्स आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा है जो तालाब के बाहर, मतलब तालाब के भीतर एग्स देने में उनको डिफ़िकल्ट कठिनाइयाँ होती हैं, तो कठिनाई से देखो, कठिनाई से एक तो पौंड के भीतर, पौंड के बाहर, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, पौंड के भीतर और पौंड के बाहर। तो देखो ये आ गया मेरे पास कठिनाई से, ध्यान देना बेटा इस चीज़ को, ये है मेरे पास ये कठिनाई से। अबे यार इसमें क्या हो गया, ठीक है, आपसे चल पड़ा। कठिनाई से जनन करने वाली मछलियों में उत्प्रेरण विधि। देखो जो फिशिस पौंड में सामान्यतः ब्रीडिंग नहीं कर पाती, ठीक है, ये तो ऊपर वाली तो पौंड में कर लेती हैं ब्रीडिंग, जनन कर लेती हैं, लेकिन जो फिशिस पौंड में सामान्यतः ब्रीडिंग नहीं कर पाती हैं उनके लिए ब्रीडिंग स्टिमुली की आवश्यकता पड़ती है, और ये 3 प्रकार से पड़ती है। ये है 3 प्रकार, इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लो। एक तो तुम्हारे पास इंड्यूस बंद ब्रीडिंग, फिर इंड्यूस ब्रीडिंग बाय हाइपोफिजेशन, इंड्यूस ब्रीडिंग बाय हाइपोफिजेशन और सिंथेटिक हार्मोन, ठीक है। इंड्यूस ब्रीडिंग बाय हाइपोजेशन, ठीक है, ओके, और सिंथेटिक हार्मोन। इन तीनों में से किसी एक से ये क्या कर लेती हैं बेटा, एक्स या फिर SPERM, स्पर्म बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो तो यहाँ तक जो है ना फर्टिलाइज्ड, ध्यान देना बेटा, ये क्या बोलते हैं, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये फर्टिलाइज्ड, फोकस करें ठीक से, फर्टिलाइज्ड एग्स बन गया। चलो यहाँ तक जो है फर्टिलाइज्ड एग्स बन गया, ये ध्यान देना। देखो जितनी भी विधि मैंने ऊपर लिखवाई है ना, रिप्रोडक्शन यानी कि ब्रीडिंग पॉन्ड्स में क्या बन गया, फर्टिलाइज्ड एग्स बन गया, यानी कि इन दोनों के जुड़ने से। ये तो तुम्हें पता ही है यार, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को मैं बोल नहीं रहा हूँ बार बार, ये वाला एग्स एंड इसके मिलने से, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग्स बन जाता है। अब 2 प्रकार की मछलियाँ हैं, एक तालाब के अंदर और एक तालाब के बाहर, ठीक है, जनन करने वाली और तालाब के बाहर, ठीक है। तो दोनों मैंने लिखवा दिए हैं, आराम से आप कवर कर लो, तो फर्टिलाइज्ड एग्स बन जाता है। अब बहुत सिंपल सा, अब दूसरा नंबर है देखो ये वाला हैचिंग पीड। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है हैचरी जिसको आप बोलते हो हैचरीज। तो ये छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं इस टाइप के, ये आएंगे देखो, ये हैं, ये छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइज्ड एग्स को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें ये छोटा तालाब, तो इनमें हम फर्टिलाइज्ड एग्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, और यहाँ से क्या बनता है, देखो ये यहाँ से जो है ना ट्रांसफ़र स्थानांतरित कर देते हैं, और स्थानांतरित करने के बाद इसमें होगा कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है, यानी कि हैचलिंग कहते हैं,
ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, शायद इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, हैपस फिश आयताकार मच्छरदानी का हापा, ठीक है, हाँ इसमें कहते हैं इसको, इसमें ठीक है ठीक है ठीक है, हैचलिंग हापा। तो ये ना छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइज एस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये हैंगे ये, इसको ये हो गया हैजरीस, इसको हैजरी बोला जाता है। बहुत सारे हैं तो IES जोड़ दिया जाता है तो हैजरीस हो जाता है। फिर सेकंड नंबर जो आता है ना, सेकंड नंबर जो आता है, सेकंड नंबर जो आता है किसका, सेकंड नंबर जो आता है इस हैचिंग पिट का जो सेकंड नंबर है वो है हैचिंग हापा, हैचिंग हापा। तो ये जैसा मच्छरदानी होती है ना चारों कोनों पर, ये तुमने बना हुआ भी देखा होगा बहुत से तालाबों में, एक डंडा इधर गाड़ दिया जाता है, एक डंडा इधर गाड़ दिया जाता है, एक इधर एक इधर, जैसे चारपाई होती है, और चारों तरफ जो है ना मच्छरदानी जो लगाते हैं मच्छरदानी टाइप में, चारों तरफ जाल लगा दिया जाता है, चारों तरफ जाल लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं हैचिंग हापा। ठीक है, ये कपड़े के बने आयताकार मच्छरदानी की तरह होते हैं, ये बांसों की सहायता से नदी में लगाए जाते हैं, एक इधर एक इधर। जब भी आप घूमने जाओ ना कहीं तालाब साइड में या कहीं भी जाओ घूमने के लिए, तो देखना एक साइड में हो सकता है कि इस टाइप का जैसे जाल टाइप का होता है ना, जब मच्छरदानी जो होती है उस टाइप के चार डंडों पर चारों तरफ लगा हुआ होगा, समझ लो वहाँ पर जो है यही प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हापा कहते हैं। तो ये कपड़े के बने आयताकार मच्छरदानी के समान होते हैं, ये बांसों की सहायता से नदी में खड़े होते हैं, इन्हें हापा कहते हैं। और हापा में हैचिंग से निकले बच्चे हैचलिंग कहलाते हैं। तो जो फर्टिलाइज एग्स होता है ना, उससे क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, जिनको सीड बोलते हो, फिश सीड। चलो देखा, आगे देखते हैं। तो हैपस से हैचिंग से निकलने वाले बच्चे हैचलिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, हैचलिंग्स कहलाते हैं। अब 36 से 58 घंटे तक इन्हें हैपस में रखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? बस क्या क्या लिखना, हैचिंग हैपा में। अरे यार सर, हैचिंग हैपा में तो ये एक आयताकार मच्छरदानी के समान होते हैं, और बेटा ये जो होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे मतलब बांसों की चार कोनों पे बांस लगे हुए होते हैं। ठीक है, उनमें ये पाले जाते हैं, मतलब चार बांसों पे ये लगा दिए जाते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, हैचिंग हापा कहते हो। और हैचिंग हापा में निकले बच्चों को हम क्या बोलते हैं, हैचलिंग्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? तो आराम से कवर कर लोगे, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार बांसों के चारों तरफ लगा हुआ होता है, जिसे आप हैचिंग हापा कहते हैं। हैचिंग हापा से निकले बच्चों को हम क्या बोलते हैं, हैचलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, 36 से 58 घंटे तक इन्हें हैपस में रखा जाता है, और उसके बाद इन्हें नर्सरी टैंक में ले जाते हैं। ठीक है, अब इन्हें नर्सरी टैंक में ले जाते हैं और इन्हें फ़िश फ्राई कहा जाता है, यानी कि अब इन्हें फ़िश फ्राई कहा जाता है, फ़िश फ्राई। अच्छा, फ़िश फ्राई। अब बेटा क्या बोलते हैं इनको, हम फ़िश फ्राई कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ ये तो मैंने लिख दिया, अब इन्हें फ़िश फ्राई कहा जाता है। अब आ गया नर्सरी पॉन्ड। देखो ये जो नर्सरी पॉन्ड है ना, ये नर्सरी पॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये नर्सरी पॉन्ड। तो पहला साइज़ देख लो। अब यार लोड के हिसाब से साइज़ होगा ना, लेकिन इसमें जो दे रखा, देखो ऐसे पॉन्ड जो हैचिंग या हैचिंग हैपस के निकट ही बनाए जाते हैं, यानी कि ये जो पॉन्ड होते हैं ना नर्सरी पॉन्ड, वो हैचिंग हापा, ठीक है ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, हैचिंग हापा या हैचिंग हैजरी, हैजरीज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, के पास ही बनाए जाते हैं। कौन से पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड। जितने भी हमारे नर्सरी पॉन्ड होते हैं वो सब के सब, ठीक है, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो हैचिंग पिट के निकट बनाए जाते हैं। और हैचिंग पिट दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक हैजरी, ठीक है, एक हैजरी पॉन्ड्स होता है, और दूसरे कौन सा था तुम्हारे पास, हैजरिंग हापा, यानी कि हैचिंग हापा। इन दोनों के निकट बनाए जाते हैं। तो ये 20 से 60 फीट लंबे होते हैं, 30 से 40 फीट चौड़े होते हैं, 3 से 5 फीट गहरे बनाए जाते हैं। इनमें जल के आने तथा निकलने को नियंत्रित किया जाता है, मतलब निकलने का रास्ता नियंत्रित होता है। इन पॉन्ड्स में दो ये फाइटो और जोप्लैंक्टन है ना, इसके ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं, जिनको जो बच्चे होते हैं ना मछली के, वो खा के क्या करते हैं, बड़े होते हैं। देखो संख्या बढ़ाने के लिए गोबर तथा कुछ रासायनिक खाद मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं ना, इन्हें फिश फ्राई का मुख्य भोजन होती है, यानी कि ये प्लैंक्टन्स ही इन फिश फ्राई का मुख्य भोजन होती है। समझ में आया? यानी कि भाई नर्सरी तालाब में भोजन के लिए जो है ना, आप क्या मिलाते हो, कुछ रासायनिक पदार्थ, ठीक है, या गोबर मिला दिया जाता है, जिनमें ये होते हैं, ये फाइटो होता है और जो प्लैंक्टन होता है, ये जो प्लैंक्टन, ठीक है, जो प्लैंक्टन होता है, यानी कि प्राणी पिलवक बोलते हैं इसको, छोटे छोटे कीड़े। और ये जो होते हैं ना, वो फिश फ्राई का क्या होते हैं, भोजन होते हैं, जिनको खा के वो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, तब इनको बोला जाता है फिंगर लिप्स। फिंगर लिप्स यानी कि इतने बड़े हो जाते हैं, ये इतने बड़े हो जाते हैं, फिंगर लिप्स बोला जाता है इनको। पहले हैचिंग लिप्स बोला जाता है, बहुत छोटे से होते हैं, फिर
जब उसमें जो ये नर्सरी पॉन्ड होता है, इसमें क्या पड़ा हुआ होता है, गोबर या रासायनिक पदार्थ डाल दिए जाते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे प्राणी पिलवक होते हैं और उनको खा के क्या कर देते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े, जिनको बोलते हैं फिंगरलिंग्स। अब ये जो फिंगरलिंग्स होते हैं इनकी जो लंबाई होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं ये, ठीक है। फिर इन्हें रेयरिंग पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है। रेयरिंग पॉन्ड मतलब पालन पोषण वाले पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है। और ये ज़्यादा बड़ा, ये देखो लंबे तथा कम चौड़े होते हैं, इनमें भोजन की अच्छी मात्रा उपलब्ध होती है। और इनमें जो फिश ट्राई होता है ना, जो फिश ट्राई है या इसको आप बोल सकते हो फिंगरलिंग्स जो होते हैं, फिंगरलिंग्स जो होते हैं, क्योंकि फिश ट्राई नर्सरी पॉन्ड में क्या बन गया, फिश ट्राई जो है, फिश फ्राई नर्सरी पॉन्ड में फिंगरलिंग्स बन गया। और फिंगरलिंग्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं किसमें, रेयरिंग पॉन्ड्स में आके, कितने 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, ठीक है। फिर इन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड्स में डाल देते हैं, यानी कि स्टॉकिंग पॉन्ड्स में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब ये है तुम्हारे पास स्टॉकिंग पॉन्ड्स। अब ये एक ऐसा तालाब होता है जहां मछली पालन के लिए छोटी मछलियों को डाला जाता है, यानी कि फिंगर लिंग्स को डाला जाता है और ये बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और इन्हें बड़ा करके बाज़ार में बेचने लायक या खाने लायक आकार में पाला जाता है, ठीक है। इन्हें कल्चर पॉन्ड या प्रोडक्शन पॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें खाद और उर्वरक डालकर प्राकृतिक भोजन बढ़ाया जाता है। जब फिंगरलिंग्स पूरी मछली का रूप ले लेते हैं, यानी कि फिंगरलिंग्स पूरी मछली का रूप ले लेते हैं, तब इन्हें बाजार में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो बेटा ये कैसा स्टॉकिंग पॉन्ड्स जो है वो कैसा पॉन्ड्स होता है, जल्दी बताओ। तो जो ये स्टॉकिंग पॉन्ड्स होता है ना, सिंपल सी देखो, बहुत सिंपल भाषा लिखा, ये एक ऐसा तालाब होता है जहाँ पर फिंगरलिंग्स को डाला जाता है, ठीक है। उसको जो है उसका आकार बढ़ाया जाता है, उसमें कुछ केमिकल पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें खा के वो आकार बढ़ जाता है और फिर बाजार में बेचने के लिए उनको बाहर निकाल के बेच दिया जाता है, ठीक है। तो देखो ये एक ऐसा तालाब होता है जहाँ मछली पालन के लिए छोटी मछलियों जैसे फिंगरलिंग को डाला जाता है और उन्हें बड़ा करके बाज़ार में बेचने लायक या खाने लायक बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तालाब नॉर्मल वाले होते हैं, जैसे हमारे आसपास में तालाब होते हैं ना, तो मार्केट से हम बच्चा खरीद के लेकर आते हैं मछली का और तालाबों में डाल दिया, ठीक है। अब जब तालाबों में, अब ये मार्केट नहीं है ऐसी, ये जहाँ पे इसकी नर्सरी होती है, तो वहाँ से ला के तालाबों में डाल दिया जाता है। वो धीरे धीरे खा खा के बड़े हो जाते हैं। फिर जब देखते हैं कि यार मछली काफ़ी बड़ी हो गई है, तो जाल के द्वारा मार के बाजार में बेच दिया जाता है। इसी को तो बोलते हैं स्टॉकिंग टैंक, यानी कि स्टॉकिंग पॉन्ड बोला जाता है इसको, ठीक है, जहाँ पर छोटी मछली को बड़ा करके बेचा जाता है ना। ये तो चीज़ होगी ना, इसको तो बोला जाता है स्टॉकिंग टैंक। नहीं, ये एक ऐसा तालाब होता है जिसमें छोटी मछली को बड़ा करके बेचने योग्य बनाया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है। इसमें कुछ उर्वरक यानी कि रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, जिसको खा के मछली क्या होती है, बड़ी हो जाती है ना। चलिए, मत्स्य पकड़ना, तो जाल की सहायता से क्या कर सकते हो, जो इसमें लिखा हुआ देखो, ये कैस्ट नेट, ड्रग नेट, फिशिंग लाइंस एंड डिप नेट आदि की सहायता से आप मछली को पकड़ सकते हो। जो मछलियाँ बड़ी होती हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, बाकी छोटी मछलियों को वापस छोड़ दिया जाता। तो इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, और ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करो, स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि बिना स्क्रीनशॉट के देखो आपकी कहानी आधी अधूरी हो सकती है, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल थ्योरी थी, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं पढ़ाई। अब यार थ्योरी को क्या बोर्ड पे पढ़ाता, लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया। और जितनी भी थ्योरी मैंने लिए इसमें लिखवाई है, सब की सब पेपर में लिख के आनी है, डायग्राम भी आपको पेपर में बना के आना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।